दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके बीएससी थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर बॉटनी के सेकंड पेपर का यूनिट 3 जिसका टाइटल है प्रिंसिपल एंड टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो इस यूनिट से जो सबसे पहला हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है ब्लॉटिंग टेक्निक। और आज के इस वीडियो में हम साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक के बारे में डिटेल से जानेंगे। और ये जो साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि ब्लॉटिंग टेक्निक होता क्या है। तो इससे रिलेटेड मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, यहाँ पर मैं आपको सिंपली समझा देता हूँ कि ब्लॉटिंग टेक्निक होता क्या है। ब्लॉट्स आर टेक्निक फॉर ट्रांसफरिंग डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन ऑन टू ए कैरियर सो दे कैन बी सेपरेटेड एंड ऑफन फॉलो द यूजेस ऑफ ए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। यानी कि ब्लॉटिंग टेक्निक एक ऐसा टेक्निक है जिसमें कि हम डीएनए, आरएनए या फिर प्रोटीन को अलग करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर डीएनए का बहुत सारा मॉलिक्यूल है तो उसमें हमें जो डीएनए का मॉलिक्यूल चाहिए उस डीएनए के मॉलिक्यूल को अलग करते हैं। ठीक है ना। तो चाहे हम डीएनए अलग करें, चाहे आरएनए अलग करें, चाहे प्रोटीन अलग करें, तो इस टेक्निक को ही हम बोलते हैं ब्लॉटिंग टेक्निक। और आपको बता दें कि ब्लॉटिंग टेक्निक के लिए जनरली जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं ब्लॉटिंग टेक्निक के टाइप्स की। तो ब्लॉटिंग टेक्निक कई टाइप्स के होते हैं, लेकिन इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो 3 है। सबसे पहला है साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। तो इसमें हम क्या करते हैं, किसी सैंपल से डीएनए को अलग करते हैं। यानी कि जब भी हमें डीएनए को किसी सैंपल से अलग करना होगा तो उसके लिए हम साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक का यूज़ करेंगे। दूसरा है नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। इस टेक्निक का यूज़ हम आरएनए को अलग करने के लिए करते हैं। और तीसरा है वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। इस टेक्निक का यूज़ हम किसी सैंपल से प्रोटीन को अलग करने के लिए करते हैं। तो हमें ये तीनों तरह के ब्लॉटिंग टेक्निक के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में सिर्फ हम साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक के बारे में डिटेल से जानेंगे। बाकी नॉर्दर्न और वेस्टर्न टेक्निक के बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यदि हम बात करें साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक की, तो साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक इसके इन्वेंटर ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट या फिर कह सकते हैं बायोकेमिस्ट प्रोफेसर एडविन साउदर्न के नाम पर पड़ा। तो साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक में बहुत सारे स्टेप हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि सभी स्टेप को एक साथ आपको समझा दे रहा हूँ। बाकी आपको लिखना कैसे है उसके बारे में मैं आपको पूरे स्टेप समझाने के बाद डिटेल से समझाऊंगा। तो जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था कि जो साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक है, इस टेक्निक का यूज़ हम स्पेसिफिक डीएनए मॉलिक्यूल को किसी सैंपल से या फिर किसी ऑर्गेनिज्म का जो पूरा जीनोम है उससे अलग करने के लिए किया जाता है। तो अगर हमें किसी स्पेसिफिक डीएनए के बारे में पढ़ना है, उसके बारे में जानकारी लेनी है, तो हम साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं। तो ब्लॉट का मतलब क्या है? ब्लॉट का मतलब है इंक लग जाना या फिर स्पेसिफिक कोई डॉट लग जाना। तो इसमें कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होता है, आइए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जैसे हमारे पास कोई जीनोमिक डीएनए है, तो इस जीनोमिक डीएनए से अगर हमें कोई स्पेसिफिक डीएनए यानी कि कोई विशेष डीएनए का सेगमेंट निकालना है, तो उसके लिए हम एंजाइम यूज़ करते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है, किसी भी क्रोमोसोम या फिर कह सकते हैं जीनोम से एक स्पेसिफिक डीएनए को अलग करता है। तो हमें जिस डीएनए के बारे में पढ़ना है, अध्ययन करना है, उसे हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस द्वारा अलग कर लेंगे। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस द्वारा ये जो जीनोम है छोटे छोटे डीएनए फ्रेगमेंट में टूट जाता है। अब हम इस डीएनए फ्रेगमेंट को साइज़ के आधार पर अलग करेंगे। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अगार जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो अगार जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में होता क्या है कि जिन डीएनए का साइज़ अधिक होता है, यानी कि जो डीएनए हायर मॉलिक्यूलर वेट होते हैं वो ऊपर ही रह जाते हैं, और जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है वो नीचे की ओर रह जाते हैं। तो इसमें जो डीएनए का मूवमेंट होता है केवल स्मॉल मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है। अब स्मॉल मॉलिक्यूलर फ्रेगमेंट का मूवमेंट क्यों होता है, क्योंकि वो साइज़ में छोटे होते हैं जिस कारण वो मूव करते हैं। अब हम क्या करेंगे कि ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है उसको हम सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में बदलेंगे, और इसके लिए हम यूज़ करेंगे एल्कलाइल ट्रीटमेंट। तो स्ट्रॉन्ग एल्कलाई क्या करेगा, जो ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए उसको डीनेचर कर देगा, यानी कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए को डीनेचर करके सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में बदल देगा।
अब यहाँ पर हम जो जेल यूज़ कर रहे हैं वो आराम से यहाँ पर ब्रेक हो सकती है, इस वजह से आगे हम इस जेल का प्रयोग नहीं करते। तो आसानी से ये एग्रोस जेल टूट जाता है। इस वजह से हम क्या करेंगे, जो ये डीएनए फ्रेगमेंट अलग हुए हैं इनको हम क्या करेंगे, एक अलग से पेपर पर ट्रांसफ़र करेंगे। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, नाइट्रोसेलुलोज फ़िल्टर या फिर नायलॉन फ़िल्टर। तो जिस पैटर्न में एग्रोस जेल पर डीएनए का फ्रेगमेंट मिलता है, ठीक वैसा ही हम क्या करेंगे, उसकी कॉपी नाइट्रोसेलुलोज फ़िल्टर पर या फिर नायलॉन पर ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे अगर हमारे हाथ में इंक लगा है, ठीक है, तो अगर हम उस इंक लगे हुए जैसे लगा हुआ है वैसे ही हाथ को हम किसी पेपर पे लगाएं, ठीक वैसा ही। तो किस तरह से हम इसको ट्रांसफ़र करते हैं, इसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं कैपिलरी एक्शन को। तो इसमें होता क्या है कि ऊपर अधिक वेट होने की वजह से जो नीचे फ्लूइड है वह ऊपर की ओर जाने लगता है। इसके लिए करते क्या है कि सबसे पहले हम एक ट्रे लेंगे, ठीक है, और उसमें नीचे की ओर एक बफर सॉल्यूशन रखेंगे। अब इस बफर सॉल्यूशन में एक प्लेटफॉर्म रखेंगे और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक रैप रख देंगे जो कि बफर सॉल्यूशन में हल्का सा डूबा होता है। तो रैप इसलिए डूबा होता है ताकि जो बफर सॉल्यूशन है वो धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ता रहे। फिर उसके बाद हम रखते हैं वाटमैन पेपर और उसके बाद रखते हैं एग्रोस जेल, जो हमारा एग्रोस जेल था वो रखेंगे। फिर एग्रोस जेल के ऊपर रखेंगे मेम्ब्रेन, तो मेम्ब्रेन के रूप में वही नायलॉन या फिर नाइट्रोसेलुलोज रखेंगे। इसके बाद फिर कुछ वाटमैन पेपर रखेंगे, फिर पेपर टॉवेल रखेंगे, फिर वेट रखेंगे। तो इतना सारा जब हम रखते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, नीचे की ओर प्रेशर आता है। तो इतना अधिक प्रेशर आने की वजह से होता क्या है कि ये जो बफर है यह ऊपर की ओर मूव करने लगता है बाय कैपिलरी एक्शन। तो यहाँ पर जो हम बफर यूज़ करते हैं उसका नाम है सैलाइन सोडियम सिट्रेट बफर। ये कहाँ मूव करेगा, नीचे से ऊपर की ओर मूव करेगा। और किस प्रोसेस के रूप में, कैपिलरी एक्शन के रूप में। तो जब ये ऊपर की ओर मूव करता है तो ये करता क्या है कि जेल में जो डीएनए है उसको भी अपने साथ साथ मूव कराता है नायलॉन पेपर पर, या फिर कह सकते हैं कि नाइट्रोसेलुलोज पेपर पे। यहाँ पर जो पेपर होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, जबकि जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, वो निगेटिवली चार्ज होता है। अब यहाँ पर जो पेपर है यानी कि जो नायलॉन पेपर है इस पे जो डीएनए आए हैं, अब हम चाहेंगे कि ये डीएनए पूरी तरह से फिक्स होकर इस पे चिपक जाए, यानी कि टाइटली इस पे बने रहे। ये फिक्स इसलिए होने चाहिए कि आगे जब हम एक्सपेरिमेंट करें तो ये डीएनए वहाँ से निकलने नहीं चाहिए। तो फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस पेपर को बेक करेंगे, यानी कि हल्का गर्म करेंगे 2 घंटे के लिए 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो इसकी वजह से हमारा जो डीएनए है वो पेपर पर फिक्स हो जाएगा नॉन कोवैलेंट बांड द्वारा। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूं कि अगर मैंने स्पेशली नायलॉन लिया है तो उसके लिए हम यूवी रेज भी यूज़ कर सकते हैं 254 नैनोमीटर 5 मिनट के लिए। यहाँ पर डीएनए जो है पेपर के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। तो फाइनली हमको करना क्या है, हमको डीएनए को फिक्स करना है इस पेपर के ऊपर। तो अब क्या होगा कि जो हमने डीएनए लिया है वह इस पेपर पर फिक्स हो चुका है और ये डीएनए कौन सा है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है। अब वो टाइम है कि यहाँ पर हम देखेंगे कि हम जिस स्पेसिफिक डीएनए की बात कर रहे हैं वो डीएनए यहाँ पर है या फिर नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रोब यूज़ करते हैं। अब ये प्रोब क्या हो सकता है, ये प्रोब हो सकता है आरएनए या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या फिर छोटा सा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड का टुकड़ा। तो ये जो प्रोब है इसको हम क्या करेंगे, इस पेपर पर पुट कर देंगे। अब इस डीएनए में जो प्रोब के कम्प्लीमेंट्री डीएनए है उस डीएनए से ये प्रोब क्या करेगा, जाकर चिपक जाएगा। जैसा कि मान लेते हैं कि हमारे पास जो प्रोब है उसके पास ये सीक्वेंस मौजूद है GACGC। अब यदि पेपर पर जो डीएनए है उसके पास ये वाला सीक्वेंस मौजूद है तो हमारा जो प्रोब है इस पे जाकर चिपक जाएगा। क्यों चिपक जाएगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो डीएनए है अगर उसमें साइटोसिन है तो उससे जुड़ेगा ग्वानिन, थायमिन है तो उससे जुड़ेगा एडेनिन। तो डीएनए में जो सीक्वेंस है साइटोसिन थायमिन ग्वानिन साइटोसिन ग्वानिन, तो उसके लिए प्रोब पर सीक्वेंस क्या है, ग्वानिन एडेनिन साइटोसिन ग्वानिन और साइटोसिन। तो जब प्रोब के कम्प्लीमेंट्री डीएनए होंगे तो यहाँ पर जो प्रोब है डीएनए के साथ क्या करेगा, हाइब्रिडाइज हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा प्रोब है उसको हम वॉश ऑफ कर देंगे। किससे करेंगे,
वही जो हमारे पास बफर सॉल्यूशन है उससे। अब इसके बाद मुझे कैसे पता चलेगा कि हमने जो प्रोब यूज़ किया है वो कहाँ पर बाइंड हुआ है? तो इसका पता लगाने के लिए मैंने क्या किया कि प्रोब को लेबल्ड कर दिया, यानी कि प्रोब पर कुछ मार्किंग कर दिया, जिसके लिए मैंने यूज़ किया रेडियो एक्टिव या फिर फ्लोरेसेंट या फिर क्रोमोजेनिक डाई। अब क्रोमोजेनिक डाई क्या होता है? ये इस प्रकार का डाई होता है कि इससे हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज़ करके कलर प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके बाद डीएनए को डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑटो रेडियोग्राम का यूज़ करेंगे, ठीक है, या फिर कुछ ऐसे एंजाइम का यूज़ करेंगे कि वो क्या करेगा कि क्रोमोजेनिक डाई को कलर प्रोड्यूस कर देगा। और यदि फ्लोरिसेंट या फिर रेडियो एक्टिव मैटर होगा तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑटो रेडियोग्राम का यूज़ करेंगे। तो जहाँ जहाँ पर हमें वो बैंड दिखेगा, इसका मतलब कि वो जो प्रोब था वहाँ पर जाकर अटैच्ड हुआ था। तो इस तरह से अगर वो बैंड प्राप्त होता है तो इसका मतलब कि उस पर्सन के पास वो स्पेसिफिक डीएनए है, जिस स्पेसिफिक डीएनए को हम सर्च कर रहे थे। तो इस तरह से साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक का यूज़ किया जाता है। अब हमने क्या किया है कि पूरा स्टेप समझ लिया है। अब हमें लिखना कैसे है, आइए वो समझते हैं। तो यहाँ पर देख सकते लिखा हुआ है दिस मेथड इन्वॉल्व सेपरेशन, ट्रांसफ़र एंड हाइब्रिडाइजेशन। यानी कि आप साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक में देखा कि सबसे पहले सेपरेशन हुआ, यानी कि हमने डीएनए को कट किया, फिर उसको सेपरेट किए, ठीक है, फिर उसके बाद हम उसको एग्रोस जेल पर ट्रांसफ़र किए, फिर उसके बाद प्रोब के साथ जोड़े, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन किए। हाइब्रिडाइजेशन क्या था? तो हाइब्रिडाइजेशन में हमने देखा कि जो हमारे पास सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए थे उसके साथ जो प्रोब है वो जाकर अटैच्ड हुए। प्रोब किससे अटैच्ड हुए? जो टारगेटेड डीएनए थे, यानी कि जो स्पेसिफिक डीएनए में चाहिए हुआ था उस डीएनए से जाकर प्रोब अटैच होता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो पहला स्टेप क्या था? पहले स्टेप में हमने रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में कट किया, जैसा कि आप ऊपर फिगर में देख सकते हैं। उसके बाद हमने क्या किया कि उस डीएनए के फ्रेगमेंट को एग्रोस जेल के पास ले गए सेपरेशन के लिए। उसके बाद हमने एल्कलाई का यूज़ करके या फिर हीट का यूज़ करके डीएनए को डीनेचर किया, यानी कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में बदला। फिर जेल से हमने डीएनए को ट्रांसफ़र किया नायलॉन मेम्ब्रेन पर, और जब नायलॉन पेपर पर डीएनए आ गया तो उसके बाद हमने लेबल्ड डीएनए प्रोब का यूज़ किया। और जो प्रोब्स थे हमने उसको किससे लेबल किया था? रेडियो एक्टिव से या फिर फ्लोरेसेंट से या फिर क्रोमोजेनिक डाई से। तो जो प्रोब था वह अपने कम्प्लीमेंट्री डीएनए के साथ जुड़कर एक स्ट्रक्चर बना देता है, और ये टेक्निक कहलाता है हाइब्रिडाइजेशन। यानी कि जब डीएनए प्रोब स्पेसिफिक डीएनए से जुड़ता है तो कहलाता है हाइब्रिडाइजेशन। इसके बाद जो एक्सेस प्रोब थे, यानी कि जो बचे हुए प्रोब थे जो कि स्पेसिफिक डीएनए से नहीं जुड़ पाए थे, उसको हम वॉश अवे कर देंगे। किससे करते हैं? वापस बफर सोल्यूशन से। फिर उसके बाद हम उसका ऑटो रेडियोग्राफी करते हैं। तो अगर हम रेडियो एक्टिव पदार्थ लिए होते हैं या फिर फ्लोरेसेंट लिए होते हैं तो वहाँ पर ऑटो रेडियोग्राफी करते हैं, जिससे कि जो हमारा स्पेसिफिक डीएनए कहाँ पर है, नायलॉन पेपर पर, वहाँ पर दिखाई देता है। तो इतना कुछ आप फिगर के साथ एग्ज़ाम में लिख सकते हैं यदि साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक आता है तो। और ये क्वेश्चन आपके लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने कई बार कहा ये एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।